नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के क्रम में आज हम संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में जानकारी प्रारंभ करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन विश्व युद्ध के काल में, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में ही शांति स्थापना के लिए जारी जो प्रयास थे, उन्हीं प्रयासों का एक परिणाम देखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के और द्वितीय विश्व युद्ध के काल में राष्ट्र संघ के रूप में और संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को सुस्थिर और स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ जो है और कुछ उसके सिद्धांत तय, कुछ सीमित नीतियों के कारण राष्ट्र संघ असफल हो गया और उस राष्ट्र संघ की असफलता में जो मुख्य कारक रहे, उन कारकों को समाधान के स्तर पर लाकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को स्थिर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में, एक शांति संगठन के रूप में पूरे विश्वव्यापी समुदाय की शांति में आस्था के प्रतीक के रूप में और युद्ध की विनाशकता से मानवता को बचाने या उसको सुरक्षित रखने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 14 अगस्त 1941 को अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश जो है, इन्होंने शांति के आधारभूत सिद्धांतों को एक मत होकर के स्वीकार किया और इन बड़े देशों द्वारा शांति के लिए जो आधारभूत सिद्धांत थे, जिन पर उन्होंने अपनी मान्यता दी, इसे एक प्रकार से अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। फिर 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने धुरी राज्यों को पराजित करके, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत नकारात्मक रूप में प्रभावी हो रहे थे, उन धुरी राज्यों को पराजित करके अटलांटिक चार्टर स्वीकार करने का संकल्प लिया। अक्टूबर 1943 में जो बड़े राज्य थे, अमेरिका, ब्रिटेन आदि, इन्होंने यूएनओ के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में एक संगठन के प्रारूप को और उसकी स्थापना को स्वीकार करते हुए अपनी पूर्ण सहमति प्रदान की। इसी प्रकार अगस्त से अक्टूबर 1944 तक डम्बार्टन ऑक्स नामक स्थान पर यूएनओ के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे इसके निर्माण के लिए, प्रक्रिया के लिए। इन प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की गई डम्बार्टन ऑक्स में 1944 में। फिर अप्रैल से जून तक 1945 सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुए और इस सम्मेलन में 51 देश, 51 कंट्रीज सम्मिलित हुए और इन्होंने यूएनओ के चार्टर, उसके घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया। फिर 24 अक्टूबर 1945 को इस चार्टर का अनुसमर्थन करते हुए, इसको स्वीकार करते हुए यूएनओ जो है उसकी विधिवत रूप में स्थापना की गई और ये 51 कंट्रीज जो हैं वो इसके प्रारंभिक सदस्य बने। इसके उपरांत 8 अप्रैल 1946 को राष्ट्र संघ, जो यूएनओ से पूर्ववर्ती संघ था, उसने एक प्रस्ताव पास करके और अपनी समाप्ति की विधिवत घोषणा कर दी। जब राष्ट्र संघ ने अपने आप को समाप्त करने की घोषणा कर दी, तदुपरांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के रूप में स्थापित हुआ।
अब यूएनओ की स्थापना, जैसा कि हमने देखा कि ये प्रारंभिक रूपरेखा यूएनओ की स्थापना को लेकर युद्ध के काल में ही प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि कोई भी विश्व सामान्य युद्ध भी किसी प्रकार का मानवीय आधार पर, आर्थिक आधार पर लाभ की सुनिश्चितता को स्थापित नहीं करता। ये अंततः किसी न किसी प्रकार का बड़ा या विकट नुकसान या हानि जो है वो प्रदान करता है। तो इसलिए सामान्य रूप में कोई भी राज्य युद्ध की त्रासदी को झेलना नहीं चाहता, युद्ध का सामना नहीं करना चाहता। और अब क्योंकि विनाशकता और युद्ध का प्रभाव जो है वो सीमित क्षेत्र में रखना संभव नहीं रहा, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में आणविक बम का जो प्रयोग किया गया, जितने व्यापक स्तर पर युद्ध का संचालन और उसमें विभिन्न देशों की भूमिका रही, उससे जनधन की बहुत व्यापक हानि जो है वो देखी गई। तो इस प्रकार की विनाशक पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से यूएनओ का युद्ध के काल में ही प्रारूप निर्माण प्रारंभ हो गया था और युद्ध समाप्ति के उपरांत 24 अक्टूबर 1945 को जो इसका चार्टर है, यूएनओ का चार्टर, जिसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मान्यता दी गई थी, 51 देशों ने इसके चार्टर के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया और उन्हीं की प्रारंभिक सदस्यता के साथ ये संगठन अस्तित्व में आ गया। अब जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं यूएनओ के को बनाने के, इसके कार्य करने के उद्देश्य और प्रक्रियाएं क्या होंगी, उसके अंतर्गत पहला उद्देश्य यूएनओ का है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना और इस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना और पूर्ति के लिए सामूहिक और प्रभावी प्रयत्नों से शांति की जो चुनौतियां हैं, जो युद्ध की तरफ अग्रसर होती हैं, उन्हें रोकने का प्रयत्न करना। तो एक प्रकार से शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएनओ के उद्देश्य के रूप में निर्धारित की गई। दूसरा, जो यूएनओ के राज्य हैं, समस्त राज्य मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर अपने विकास की या प्रगति की नीति का निर्धारण करेंगे। ये बात सुनिश्चित करना, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में या प्रगति और विकास के पथ पर विभिन्न राज्य प्रतिस्पर्धा को युद्ध या आक्रमण के रूप में स्थापित न करके मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर इनकी प्राप्ति सुनिश्चित करें। इस तरह की एक व्यवस्था और प्रयास यूएनओ को अपने जो संगठन के लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति के संदर्भ में निर्धारित किया गया। तीसरा जो मुख्य लक्ष्य यूएनओ का निर्धारित किया गया वो था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय प्रकार की जो समस्याएं, इनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करना और बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकार, मानव स्वतंत्रता के प्रति मानवीय गरिमा जो है उसे, या सम्मान जो है उसे प्रोत्साहन देना। तो मानवीय गरिमा, मौलिक अधिकार या मानवीय स्वतंत्रता आदि के जो कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें स्थापित करना को बनाने या इनके प्रभाव को कारगर रूप में स्थापित करने का प्रयास करना और साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय प्रकार की समस्याएं जो हैं उनके समाधान की तरफ ध्यान देना और उनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना और प्राप्त करना। चौथा लक्ष्य जो यूएनओ का है वो है यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संगठन को, जो विभिन्न देशों के सामान्य उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति और प्राप्ति के लिए यूएनओ के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति और प्राप्ति के लिए
यूएनओ के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को प्रभावी बनाना यूएनओ की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से कुल अगर हम सार रूप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को प्रोत्साहन न दिया जाए, शांति और सहयोग की स्थापना सुनिश्चित की जाए, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानवीय और सामाजिक आधार पर भी अधिकार और जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनके प्रति सम्मान स्थापित किया जाए। इस प्रकार का एक बहुत व्यापक लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, वो चार्टर में, यूएनओ के चार्टर में यूएनओ के लिए निर्धारित किया गया। अब यूएनओ के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूएनओ अपने चार्टर के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। जिसमें सबसे पहली बात है कि सभी जो सदस्य हैं, यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वे छोटे देश हैं, चाहे वो बड़े देश हैं, या परंपरागत पुराने देश हैं, या नवीन सदस्य देश हैं, सभी की संप्रभुता समान रूप में स्वीकार की जाती है। संप्रभुता की समानता का सिद्धांत जो है वो यूएनओ की कार्यवाही और प्रक्रिया में लागू होता है। दूसरा है कि जो जितने भी सदस्य देश हैं, ये चार्टर द्वारा स्वीकृत जो दायित्व हैं राज्यों के लिए, उन दायित्वों का निर्वाह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवादों के समाधान में बल प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्ण समाधान के आधार पर उनके विवादों के निदान का प्रयास करेंगे। राज्यों की अखंडता और राजनैतिक स्वाधीनता का परस्पर सम्मान करेंगे। संप्रभुता किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो विवादों का शांतिपूर्ण साधनों से समाधान है, सुरक्षा, शांति और न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए यूएनओ ये सुनिश्चित करता है कि विवादों का जो समाधान है उसके लिए पुरजोर प्रयत्न सिर्फ शांतिपूर्ण समाधान के साधनों के माध्यम से होना चाहिए। यूएनओ के चार्टर के अनुसार यूएनओ की जो कार्यवाही है, इस कार्यवाही में सदस्य देश जो हैं वो अपना पर्याप्त सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। जो देश यूएनओ के सदस्य नहीं हैं, से कुल 51 सदस्यों से 51 कंट्रीज़ ने मिल करके चार्टर के रूप में घोषणा करके यूएनओ की प्रारंभिक सदस्यता निश्चित की। वर्तमान समय में सदस्य संख्या 193 है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम जो है वो ये एक प्रकार से स्पष्ट करता है कि यूएनओ अपने लक्ष्य में व्यवहारिक रूप में काफ़ी हद तक एक प्रगतिशील और मजबूत आधार कायम कर रहा है। लेकिन जो देश सदस्य देशों के लिए तो कर्तव्य और यूएनओ की कार्यवाही के लिए निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन वे देश जो किसी भी कारण से यूएनओ के सदस्य नहीं हैं, वे भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो मूल सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। यूएनओ को किसी भी राज्य के घरेलू मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार इन मूल सिद्धांतों के आधार पर अपने चार्टर के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूएनओ इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, जिसमें मूलतः एक राज्य के प्रति अपनी आंतरिक जिम्मेदारी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में आधार सुनिश्चित करने के लिए, उसे कहना चाहिए वास्तविक बनाने के लिए, राज्यों की भागीदारी को वास्तविक बनाने के लिए सदस्य राज्यों के लिए इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। यूएनओ की कार्यवाही के संचालन के लिए
कई भाषाओं को मान्यता दी गई है, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। इन भाषाओं को यूएनओ की मान्यता प्राप्त है। कार्यवाही का संचालन इन भाषाओं में हो सकता है। यूएनओ का जो सचिवालय और मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कौन देश जो हैं वो यूएनओ की सदस्यता के लिए एलिजिबल है, योग्य है। सदस्यता के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली शर्त है कि जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संगठन की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है वो देश शांतिप्रिय होना चाहिए और यूएनओ के नियमों को मानने के लिए तत्पर होना चाहिए। उसमें एक निष्ठा, सदस्यता चाहने वाले देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति निष्ठा और तत्परता होनी चाहिए। दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम सुरक्षा परिषद का नाम देते हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की स्वीकृति जो है वो सदस्य देश के संदर्भ में होनी चाहिए। और फिर सुरक्षा परिषद की सिफारिश को जो संयुक्त राष्ट्र संगठन का महासभा अंग है, जो एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संगठन की व्यवस्थापिका कही जाती है, महासभा 2/3 बहुमत से जब सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को स्वीकार करती है तब किसी सदस्य देश को यूएनओ की सदस्यता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो सदस्य हैं वो संगठन की यूएनओ की व्यवस्था के प्रति निष्ठावान होकर और सुरक्षा परिषद और महासभा के सहयोग से सदस्यता ग्रहण करते हैं। यूएनओ का जो चार्टर, जो एक प्रकार से यूएनओ का संविधान कह सकते हैं हम, उसका घोषणा पत्र कह सकते हैं, जिसके आधार पर यूएनओ कार्य करता है, उस चार्टर में, उस घोषणा पत्र में, प्रारूप में आवश्यकतानुसार संशोधन की भी व्यवस्था है। संविधान यूएनओ के चार्टर में ये संशोधन यूएनओ के चार्टर में अध्याय 18 के अनुच्छेद 108 और 109 के द्वारा किया जाता है। चार्टर का अनुच्छेद 108 कहता है कि चार्टर का संशोधन तभी लागू होगा जब उसको यूएनओ का अंग महासभा अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार कर ले और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो है 5 स्थायी सदस्य वो इसकी पुष्टि कर दें। अनुच्छेद 109 जो है उसके अनुसार संशोधन, चार्टर में संशोधन की जो मुख्य शर्त है उसमें यह है कि चार्टर के पुनरावलोकन की बात हो तो यूएनओ के जो सदस्यों का एक सामान्य सम्मेलन हो सकता है और जिसकी तारीख, समय और स्थान महासभा अपने 2/3 बहुमत से और सुरक्षा परिषद किन्हीं 7 सदस्यों के मत से तय करता है। और उस सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है और उसके आधार पर चार्टर का पुनरावलोकन किया जा सकता है। और यदि सम्मेलन में वर्तमान चार्टर में कोई पुनरावलोकन की प्रक्रिया में जब ये जो सामान्य सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन में यदि सदस्य देश ये महसूस करते हैं कि चार्टर में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो चार्टर में कोई परिवर्तन 2/3 बहुमत से स्वीकार किया जाता है, तभी वो लागू होगा। और जब सुरक्षा परिषद के सदस्य अपनी वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अपने 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि कर देते हैं तो यूएनओ के संविधान में या यूएनओ के चार्टर में संशोधन किया जा सकता है। चार्टर की, यूएनओ के चार्टर की या संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर की कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे गुप्त संधियों और राजनयिक प्रणाली के विरुद्ध व्यवस्था जो है, जिसमें समझौता यूएनओ में पंजीकृत होता है
तो ये एक आधार बन जाता है। इसी प्रकार चार्टर के जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, वो उनकी पालना प्राथमिकता के आधार पर की जाए। सदस्यों के जो आवश्यक कानूनी अधिकार और विशेषाधिकार हैं, इनकी व्यवस्था भी चार्टर के अंतर्गत की गई है। और संयुक्त राष्ट्र संगठन की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए जो आर्थिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए वार्षिक चंदे के रूप में सदस्य देशों के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। सदस्यता को विड्रॉ करने या प्रत्याहरण के संबंध में चार्टर मौन है। पिछले इतिहास में यदि हम देखें तो 1965 में सिर्फ इंडोनेशिया ने सदस्यता का प्रत्याहार किया था, लेकिन एक वर्ष बाद उसने पुनः सदस्यता के लिए आवेदन किया और उसको पुनः यूएनओ की सदस्यता प्रदान कर दी गई। और इस प्रकार से यूएनओ की सदस्यता से प्रत्याहार के बारे में कोई बहुत विशेष उदाहरण जो है वो नहीं दिखे जाते। तो ये एक सामान्य परिचय यूएनओ का हमने देखा, जिसके विविध कार्यों का संचालन संपादन करने के संदर्भ में कुछ मुख्य अंग निर्धारित किए गए हैं, जैसे महासभा जो एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संगठन की व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार सुरक्षा परिषद है जो बहुत कहना चाहिए शक्तिशाली और निर्णायक इकाई है। इसी प्रकार आर्थिक और सामाजिक परिषद है जो राजनैतिक और अन्य प्रकारों से हटकर सामाजिक कल्याण और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कार्य संपन्न करती है। इसी प्रकार एक न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यूएनओ का सचिवालय है। ये यूएनओ के अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंग हैं, जिनकी संयुक्त क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर यूएनओ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की दिशा में अग्रसर होता है। तो ये हमने एक बहुत सामान्य सा परिचय, यूएनओ के उद्देश्य क्या थे, इसके निर्माण की पृष्ठभूमि कैसी थी, क्या चुनौतियाँ यूएनओ के सामने थीं और किस प्रकार उनका निवारण करने के उद्देश्य से यूएनओ की विधिवत स्थापना की गई, जो आज तक काफ़ी हद तक एक सफल संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में संलग्न है। धन्यवाद।